से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। जूनियर साइंटिफिक डेवलपर बनने के लिए आपको गणित और सांख्यिकी की बेसिक जानकारियाँ भी होनी चाहिए। और इसलिए अब हम अध्याय 3 गणित और सांख्यिकी की जो मूल संकल्पनाएं हैं, यानी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो हमारे बहुत काम आएगी इस कार्यक्रम में, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो अध्याय 3 है, इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए एलेक्स अपने रिश्तेदारों से मिलने मुंबई जाना चाहता है। वह ट्रेन की टिकट का रिजर्वेशन के लिए टिकट बुक कराने के लिए रिजर्वेशन सेंटर गया था। वहाँ उन्होंने देखा कि रिजर्वेशन सेंटर का हर कर्मचारी टिकट बुक करने, टिकट कैंसिल कराने या ट्रेन नंबर तथा स्टेशन की जानकारी देने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने देखा कि रेलवे आरक्षण अधिकारियों द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त की जा रही है। आज के समय तक यह निश्चित है कि कंप्यूटर का उपयोग करते हुए डेटा को संसाधित किए बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने टिकट बुक करने के लिए फॉर्म भरा तो देखा कि उसके द्वारा प्रदान किए गए सभी डेटा को केवल कंप्यूटर सिस्टम द्वारा दर्ज और प्रोसेस किया गया था। तब उन्हें कंप्यूटिंग की पावर समझ में आई और वह इसे समझने का फैसला करता है कि कंप्यूटर मशीनों के साथ ऐसी प्रोसेसिंग कैसे संभव है, कैसे टिकट IRCTC के माध्यम से बुक हो जाती है, अपने आप ही वेटिंग लिस्ट अपग्रेड हो जाती है। तो इन सभी की जानकारी के लिए वह जो प्रोसेसिंग कैसे होती है इसके बारे में जानकारी चाहता है। कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें डिजिटल डेटा का प्रोसेस किया जाता है। डिजिटल डेटा का अर्थ है डिस्क्रीट डाटा, अर्थात असतत डेटा, अर्थात वह डेटा जिसे केवल पूर्ण संख्याओं में मापा जा सकता है। पूर्ण संख्याएं आपको पता है, जो 1 2 3 4 0 घटाए घटा दो, ये पूर्ण संख्याएं हमारे पास होती है, जिन्हें हम इंटीजर्स जो है गणित में बोलते हैं। उदाहरण के लिए मेजों की संख्या, कुर्सियों की संख्या, अंगुलियों की संख्या, पुरुषों की संख्या, इन सब को केवल पूर्ण संख्याओं में गिना जाता है। अधिकांश समय वास्तविक जीवन डेटा अनुरूप डेटा अर्थात निरंतर डेटा होता है। तापमान, दबाव, आयतन, ये सभी एनालॉग डेटा के उदाहरण हैं। कंप्यूटर किसी भी एनालॉग डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता है। इस तरह के डेटा को असतत रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद ही इसे कंप्यूटर मशीन द्वारा संसाधित किया जा सकता है। जो असतत गणित वास्तव में गणित की एक शाखा है जिसमें असतत डेटा पर विभिन्न गणितीय संक्रियाएं करना संभव है। जब हम किसी विशिष्ट कार्य या कार्य को करने हेतु प्रोग्राम लिखते हैं तो इन ऑपरेशंस की बहुत आवश्यकता होती है। इस सत्र में आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अर्थात असतत गणित की विभिन्न संकल्पनाओं जैसे सेट, रिलेशन, फंक्शन और गणितीय तर्क समूह सिद्धांत और ग्राफ सिद्धांत को समझेंगे। साथ ही हम माध्य, बहुलक, मानक विचलन और प्रसरण जैसी सांख्यिकी विधियों का भी वर्णन करेंगे। असतत डेटा के विश्लेषण के लिए इन विधियों की आवश्यकता होती है। नीचे जो एक चित्र दिखाया गया है कंप्यूटर विज्ञान में, ये गणित के उपयोग को दर्शाता है। इसमें सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स से जो एरो बना हुआ है नीचे कंप्यूटर साइंस को वो शो कर रहा है, और नीचे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है अर्थात जो असतत गणित है वो भी कंप्यूटर साइंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कंप्यूटर विज्ञान में गणित का बहुत प्रयोग है। सबसे पहले आज हम इसमें सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत का जो नियम है या जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह हमारे गणित में कक्षा 11वीं से आरंभ होता है।
ये है क्या? जब भी हम किसी समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो समस्या को हल करने के लिए एक तार्किक तर्क का उपयोग करना आवश्यक होता है। एक तार्किक तर्क वहाँ होना चाहिए। तार्किक तर्क के लिए सेट सिद्धांत अर्थात सेट थ्योरी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एक सेट को वस्तुओं या चीजों को एक अच्छी तरह से परिभाषित संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो अच्छी तरह से या जो सुपरिभाषित नहीं है वस्तुओं का समूह, वह सेट नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए सेट को हम कैपिटल लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट से उससे लिखते हैं, जैसे ए, सेट ए इज इक्वल टू ब्रेसेस। इसके अंदर ये जो अवयव दिखाए हुए हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये 5 इसमें अवयव है और इस सेट का नाम ए है। अब देखें कि ये जो सेट है ये इस ब्रेसेस में मैंने बंद कर दिए हैं और ये संख्याएं, नाम या प्रतीक कुछ भी सेट के अंदर हो सकता है। हम सेट दूसरा मान सकते हैं, उसमें कुछ और एलिमेंट्स ले सकते हैं। समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित और असीमित दोनों ही हो सकती है। यदि समुच्चय में संख्याएं असीमित है तो वो अनंत संख्याओं का समूह या उसको इनफाइनाइट सेट हम कहा जाता है। सेट अवयवों को लिखते समय केवल एक ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक ही अवयव को हम सेट में दोहराते नहीं हैं। प्रोग्रामिंग में सेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि इससे हमें डेटा को समूहीकृत करने और डेटा का वर्णन करने की सुविधा मिलती है। सेट में जो अवयव होते हैं उन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटे जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स होते हैं उनकी सहायता से हम लिखते हैं। और यदि कोई अवयव किसी सेट में है तो उसके लिए हम ये बिलोंग्स टू यानी कि ये इससे संबंध रखता है का निशान लगाते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। एक्स बिलोंग्स टू ए के रूप में जैसे यहाँ इसमें लिखा हुआ है। जब अवयव एक्स सेट का सदस्य नहीं होता है तो इसे एक्स डज नॉट बिलोंग के रूप में लिखा जाता है। यदि समुच्चय में परिमित संख्या में अवयव हो यानी फाइनाइट संख्या हो तो वह परिमित समुच्चय होता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो समूह है उसमें कुल कितने अवयव हैं, तो आप उसमें कहेंगे कि उसमें 26 अवयव हैं। ऐसे ही यदि मैं कहूँ कि आपके सामने 1 से 10 तक जो सम संख्याएं हैं उनका जो समूह है वो क्या है, उनका सेट क्या है, तो वो भी एक सीमित सेट है। यदि सेट में अनंत संख्या में अवयव होते हैं तो वह अनंत सेट होता है। जैसे अब उदाहरण के लिए एक सेट ए है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ए इज इक्वल टू ब्रेसिस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स ग्रेटर देन एन। यह क्या है? यह एक अनंत समुच्चय है। यह समुच्चय जो है सेट को लिखने के भी 2 तरीके होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी मेथड है उससे लिखा हुआ है। तो यहाँ ये दिखा रहा है कि जो x से बड़े जो प्राकृतिक संख्या है वो कितने हैं, तो x से बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, हम कहीं तक जा सकते हैं, इसलिए यह एक अनंत समुच्चय है। यदि 2 समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो तो उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। अब एक सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट कब कहेंगे? यदि वह विशेष संदर्भ में जितने भी सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं उन सभी अवयवों का संग्रह है तो हम उसको सार्वभौमिक या यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। जैसे यूनिवर्स अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है, वैसे ही यूनिवर्सल सेट में सारे जो सेट दिए हुए होंगे वो सारे उसमें शामिल होंगे। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी पर सभी जंतुओं के समुच्चय को सार्वभौमिक समुच्चय कहा जा रहा है। अब यदि दूसरा एक हम समुच्चय y लें और इसके सभी अवयव समुच्चय x में है तो समुच्चय y को x का उपसमुच्चय अर्थात सबसेट कहा जाता है और x को y का सुपरसेट कहा जाता है। सेट पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। सेट पर जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं उसमें सबसे पहला आता है यूनियन यानी संघ, दूसरा इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन और तीसरा सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि सममित अंतर। अब सबसे पहले हम संघ की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं। यदि 2 सेट ए और बी है तो इन 2 सेटों का संघ सभी मूल्यों का, सभी अवयवों का वो सेट है जो ए
और बी दोनों में है या दोनों में है। ए में भी हो सकता है, बी में भी, और वो अवयव दोनों में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने वो सेट ए, सेट बी, इनके एलिमेंट्स हैं। सेट ए में 1, 2, 4 और 8 है, सेट बी में 2 और 5 है, तो ए यूनियन बी में 1, 2, 4, 5 और 8 इसमें आ गए। क्योंकि जो अवयव 2 था वो रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने उसको दोबारा नहीं लिखा है। अब इसके बाद आता है प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन। यदि दो समुच्चय ए और बी है तो इन समुच्चयों का इंटरसेक्शन उन सभी मानों का, उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों के सदस्य, यानी कि उनका कॉमन, जो कॉमन अवयव है, जो कॉमन एलिमेंट्स है, वो इसमें लिखे जाएंगे। उदाहरण के लिए जो आपके सामने है कि सेट ए में 1, 2, 4 और 8 है, सेट बी में 2 और 5 एलिमेंट है, तो इनके इंटरसेक्शन में हमारे सामने सिर्फ एक एलिमेंट आया 2। और इनको लिखने का भी तरीका है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम यू को उल्टा कर देते हैं इसमें इंटरसेक्शन में, वहां पर यूनियन में यू सीधा होता है। इसके बाद आता है जो अंतर है, डिफरेंस। यदि दो समुच्चय आपको दिए हुए हैं ए और बी, तो इनका अंतर डिफरेंस बी जो है वो उन सभी अवयवों या मानों का समुच्चय है जो बी के सदस्य नहीं है। जैसे ए में यदि 1, 2, 4 और 8 ये 4 अवयव हैं और बी में 2 और 5, तो ए अंतर बी में 1, 4 और 8 आ जाएगा, क्योंकि ये ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। और इसी तरह यदि आप इसमें बी अंतर ए निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा सिर्फ 5। अब आता है सममित अंतर। यदि ए और बी दो सेट हैं तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी उन सभी मानों का सेट है जो सेट में से एक में है लेकिन दोनों में नहीं है। और ये भी उदाहरण के द्वारा आप देख सकते हैं। जैसे ए में 1, 2, 4, 8, बी में 2 और 5, तो ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो 1, 4, 5 और 8 है। सेट के ऑपरेशंस को हम ग्राफिकल डायग्राम द्वारा भी दिखा सकते हैं और इनको वेन डायग्राम बोला जाता है, क्योंकि ये वेन नाम के गणितज्ञ द्वारा इजाद किए गए। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यूनियन दिखाई हुई है एक ही रंग से, जो येलो कलर है उससे इसमें सारे एलिमेंट शामिल हो जाते हैं और जो कॉमन है वो भी आ जाते हैं। इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंस में आपको और ऐसे ही सममित डिफरेंस के चित्र जो है वो वेन डायग्राम दिखाए गए हैं। इनकी प्रायोगिक गतिविधियां हैं जो आपको अभी बताई गई थी वो दिखाई दी। जैसे सबसे पहली जो प्रायोगिक गतिविधि 3.1 है, इसमें समुच्चयों के संघ, यूनियन और इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन दोनों की गणना कर रखी है। सेट यदि आपके पास है, सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में 1, 2, 4 और 18 ये 4 एलिमेंट हैं। सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन एक्स है। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो हम इनकी यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं जो हमने अभी अभी अध्ययन किया है। इसी तरह से सेट की यूनियन और प्रतिच्छेदन की गणना जो प्रायोगिक गतिविधि 3.2 है उसमें भी है और प्रायोगिक गतिविधि 3.3 में है। 3.3 में आप एक और चीज देख रहे हैं कि इसमें ए के ऊपर एक लाइन, एक डैश लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? हम जो ये ए के ऊपर है जो डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो अवयव या वो एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, या मैं ये कहूं कि दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, जो कि नीचे इसमें लिखा हुआ है, आप उसको समझ सकते हैं। अब सेट थ्योरी के बाद में, सेट थ्योरी से अगला जो हमारे पास स्टेप आता है या अगला जो टॉपिक आता है वो आता है रिलेशन और फंक्शन का। दैनिक जीवन में हम अनेक संबंधों का सामना करते हैं, भाई बहन, पिता, अध्यापक, विद्यार्थी, पति पत्नी। तो इन सब का जो अर्थ है, दो इंसान आपस में किसी न किसी तरह का संबंध रख सकते हैं। असतत गणित में दो समुच्चयों के बीच फलन को परिभाषित करना संभव है।
फलन यानी फंक्शन। यदि ए बी दो समुच्चय है तो ए और बी के बीच का संबंध एक कार्तीय उत्पाद अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। दो समुच्चयों के बीच का संबंध का उपयोग दो समुच्चयों के बीच संबंध को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। एक संबंध और कुछ नहीं बल्कि एक क्रमित जोड़े का एक सेट है। क्रमित जोड़ा यानी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट। कंप्यूटर में संबंध बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनका उपयोग कंप्यूटर भाषाओं और संकलक व्याकरण का वर्णन करने हेतु किया जा सकता है। उनका उपयोग डेटा संरचनाओं जैसे कि ग्राफ का ट्रैवर्सल में भी किया जाता है। कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? यदि ए और बी दो सेट है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसके अंदर अवयवों के वो सभी आदेशित जोड़े होते हैं जिसमें पहला जो अवयव होता है वो ए से लिया जाएगा, दूसरा अवयव बी से लिया जाएगा। जैसे यदि दो समुच्चय है ए और बी, ए के अवयव है 1 और 2 और बी के एलिमेंट है 3, 4 और 5, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ब्रेसेज पहला क्रमित जोड़ा 1 3, दूसरा 1 4, 1 5, 2 3, 2 4 और 2 5 आएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो रूल है वो दिया हुआ है नीचे कि अर्थात ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ब्रेसेस ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, अर्थात पहला जो एलिमेंट है क्रमित जोड़े का वो पहले उससे होना चाहिए सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए। यदि आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तो पहला एलिमेंट बी से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट ए से होगा। कार्तीय गुणन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जिसकी सहायता से हम दो समुच्चयों में से एक समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं। मैट्रिक्स के ऑपरेशंस में यह टूल बहुत ही व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। अब संबंध, यदि ए और बी दो समुच्चय है, समुच्चय ए से बी का संबंध जो निकालेंगे हम वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जो ए और बी का यानी ए क्रॉस बी का, वो उसी का एक उप समुच्चय होगा यानी वो उसी के अंदर शामिल होगा। मान लीजिए एक समुच्चय ए दिया हुआ है जिसमें 2 4 5 6 7 ये अवयव हैं, दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2 और 3। तो ए से बी का संबंध क्या है वो इसमें दिखा रखा है कि आर इज इक्वल टू ब्रेसेस ब्रैकेट ए बी क्रमित जोड़ा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और जो संबंध है वो लिखा हुआ है कि ए जो है वो बी से विभाज्य है, अर्थात पहला जो अवयव है वो दूसरे से भाग चले जाना चाहिए। तो इसमें जो हमने फिर क्रमित जोड़े लिए वो ये बन गए कि आर बराबर 2 2 4 2 6 2 6 3। आप इसमें देख सकते हो कि जो ए है, जो पहला एलिमेंट है, जो पहला अवयव है, वह दूसरे से भाग जा रहा है। जैसे पहले जोड़े में 2 2 से भाग जा रहा है, दूसरे जोड़े में 4 2 से भाग जा रहा है, तीसरे जोड़े में 6 2 से भाग जा रहा है और ऐसे ही चौथे जोड़े में 6 3 से भाग जा रहा है। यदि संबंध R इज इक्वल टू फाई हो, फाई अर्थात खाली समुच्चय, फाई नल सेट कहते हैं इसको, वाइड सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, तो ऐसे ही इस संबंध को भी यदि इसका मान फाई आता है तो इसका मतलब वो संबंध शून्य है। यदि संबंध R बराबर A गुणा B तो संबंध को सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल रिलेशन हम कहते हैं। यदि संबंध R दो समुच्चयों A और B के बीच है तो R के जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित जोड़े पहले अवयवों के समुच्चय जो बनेंगे, जो क्रमित जोड़ों में पहला अवयव होगा, यदि उनको हम इकट्ठा करके लिखें तो उन सब को हम डोमेन कहते हैं। और इसी तरह क्रमित जोड़े के दूसरे अवयव को यदि उनका हम एक सेट बनाएं तो उसको हम रेंज कहते हैं। आपके सामने ये उदाहरण है कि ये एक रिलेशन दिया हुआ है
2 2 4 2 6 2 और 6 3। तो हम इसमें डोमेन लिखेंगे तो हम हर क्रमित जोड़े से पहला एलिमेंट उठा लेंगे, और यदि हम इसकी रेंज अर्थात सीमा लिखेंगे तो उसमें हम पीछे वाला एलिमेंट उठा लेंगे। जैसे इसमें 2 2 2 और 3 है तो हमने सेट लिख दिया 2 और 3, क्योंकि सेट में हम एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं करेंगे। यदि संबंध R सेट A से B तक है तो सेट B को R का कोडोमेन कहा जाता है। दो सेटों के बीच के संबंध को हम आरेखीय रूप से भी दिखा सकते हैं, जो कि आपके सामने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर A और B और बीच में हमने शब्द R लिखा हुआ है, अर्थात ये A और B के बीच में रिलेशन है। अब इसके बाद रिलेशन के अध्ययन करने के बाद हमारे पास आता है फलन, फंक्शन। सेट A से B तक का संबंध, जहां सेट A के प्रत्येक अवयव की सेट B में एक अनूठी इमेज होती हो। अनूठी इमेज मतलब एक यूनिक इमेज वहां पर होनी चाहिए, उसको ही हम A से B तक का फलन कह सकते हैं। जैसे आपके सामने दो सेट हैं A और एक सेट है B। A के अवयव हैं A B C D और B के अवयव हैं 1 2 3 4 और 5। तो संबंध जो हमने इसका बनाया फंक्शन से हम उसको दिखा रहे हैं A1 B2 C3 D5। इसे हम A से B तक एक फलन बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है, D की इमेज 5 है। सबकी एक यूनिक इमेज है। और यदि आप यहाँ पर A और B का रिलेशन भी निकालेंगे तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं उस रिलेशन में ये सारे आपको मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फलन जो है वो रिलेशन का ही एक हिस्सा बनता है, उसी में से निकलता है। इसको भी हम आलेखीय विधि से दिखा सकते हैं। अब फलन जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। इनकी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन को अगर हम कहें कि एक ऐसा फंक्शन जो अपनी पहचान नहीं खोता है, जैसे हम इसको दिखा सकते हैं कि fx इज इक्वल टू x, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन। स्थिर फंक्शन जिसका मान नहीं बदलता है, जो स्थिर होता है, जैसे fx इज इक्वल टू 4। तो ये हम इसमें बहुत, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो भी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं उससे ही आता है, और इसी तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन भी। अब गणितीय तर्क पे हम आते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक भी हमारे इसी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तर्क का उपयोग करते हैं, और गणित में तर्क का उपयोग वैलिड और इनवैलिड तर्कों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। और इसके लिए हम एक तर्क, एक जो कथनों का समूह है, तर्क होता क्या है? तर्क एक कथनों का एक समूह होता है जिसमें दो भाग होते हैं। इसमें एक प्रीमाइसेस होता है जिसे हम परिसरों का समुच्चय कहते हैं, और एक कंक्लूजन होता है जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि परिसर प्रीमाइसेस के सेट में दो कथन शामिल हैं, जैसे कथन 1 लिखा हुआ है, यदि आज सोमवार है तो श्री को 50 रुपए मिलते हैं। कथन 2, आज सोमवार है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? यदि आज सोमवार है, इसका मतलब आज श्री को 50 रुपए मिलेंगे। इन तर्कों को वैध तर्क कहा जाता है, और तर्क का उपयोग करते हुए ऐसी वैधता, वैलिडिटी की जांच की जा सकती है। इसके लिए हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रुथ टेबल, सत्य असत्य, इसके बारे में वैलिडिटी की जांच इन तरीकों से हम करेंगे। अब एक साधारण कथन या प्रस्ताव एक अभिव्यक्ति है जो या तो सत्य या असत्य है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। गणित में यही दो बातें होती हैं कि या तो कोई चीज सत्य है या असत्य है। गणित बीच की बात नहीं करता है। प्रत्येक कथन का सत्य और असत्य का एक तार्किक मान होता है, मान होगा। सत्य और असत्य को कथन का सत्य मान कहा जाता है। जब सरल कथनों को नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग करके एक साथ जोड़ दिया जाता है, एंड, और,
इसका तात्पर्य यदि, तब, यदि और केवल, तो एक जटिल या मिश्रित कथन बनता है। ये जोड़ने वाले शब्द नोट और का तात्पर्य तार्किक संयोजक कहलाते हैं। हम दो वाक्यों को नोट और से जोड़ सकते हैं, जो ओ आर और है। ऐसे ही अब इनका अर्थ देखिए, आपके सामने एक नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें विभिन्न तार्किक संयोजकों को उनके प्रतीक और अर्थ के साथ दर्शाया गया है। नाम है एंड, संयोजन, कंजंक्शन, ये इसका प्रतीक है। वी जो है वो उल्टा अक्षर बना हुआ है, ये इसका प्रतीक है, इसका सिंबल है। और इस दो जो हमारे पास तर्क हैं, पी और क्यू, उनका संयोजन इस तरीके से हम दिखाएंगे। इसका अर्थ ये होगा पी एंड क्यू। टी है, टी का अर्थ यहां है ट्रू। ये ट्रू कब होगी, ये बात सत्य कब होगी? अगर यदि दो कथन एंड से जोड़े जा रहे हैं तो दोनों कथन पी और क्यू यदि दोनों ट्रू है तो ही पी एंड क्यू ट्रू होंगे, अन्यथा वो फॉल्स, वो पूरे की पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ऐसे ही इसका दूसरा है, जो दूसरे में ओ आर और है, ये डिसजंक्शन। इसका प्रतीक है जो वी बना हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे पी और क्यू। पी और क्यू, टी है, टी का अर्थ यहां है ट्रू, तो ये ट्रू है यदि या तो पी या क्यू, यदि पी और क्यू में से कोई सा भी कथन सत्य है तो पी डिसजंक्शन क्यू भी सत्य है, या दोनों टी है, अन्यथा यह फॉल्स है। इसी तरह से तीसरा जो आता है इसमें नाम, जो तार्किक संयोजक है, वो है नोट। नोट का अर्थ आपको मालूम है, किसी चीज को नकारना, नेगेशन, नकारात्मक। इसको हम डेनोट करते हैं, जो पी के सामने एक निशान बना हुआ है, इस निशान से हम इसको डेनोट करते हैं। पी की यदि कोई कथन कह रहा है और कोई उसका विरोध, बिल्कुल उसका अपोजिट है वो बात, तो वहां पर हम इसको प्रयोग करते हैं। पी के विपरीत है, पी सत्य है तो पी का जो निषेधन होगा वो एफ होगा, और यदि पी एफ है तो पी का निषेधन सत्य होगा। जैसे मैं कहूं दिल्ली भारत की राजधानी है, तो ये क्या हो गया, एक सत्य बात। तो इसका अगर हम कहें इसका नेगेशन, तो हम लिख देंगे दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है। अब जो चौथे नंबर पर आता है वो हमारे पास आता है तार्किक संयोजक विशिष्ट, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और को भी दिखाया हुआ है कि इसका क्या प्रतीक है और किस कनेक्शन से इसको दिखाते हैं। ये जो संयोजक है, इसके प्रतीक हैं, ये सारे के सारे टेबल्स में दिखाए जा सकते हैं। ऐसे इससे अगला है प्रभाव, इंप्लीकेशन, इफ देन, इस तरह की स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं। इफ देन, यदि आज ऐसा होगा तब ऐसा होगा, यदि आज बारिश होगी तब मैं वहां जाऊंगा। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो इसमें प्रयोग होती हैं। और ऐसे ही इफ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट्स भी इसमें प्रयोग होती है। और इन्हीं स्टेटमेंट्स के ट्रू और फॉल्स के लिए हमारे पास सभी के लिए जो टेबल्स हैं वो टेबल्स नीचे दी हुई है, जिन्हें हम ट्रुथ टेबल बताते हैं। सबसे पहले जो दिखाई हुई है वो दिखाई हुई है, जैसे पी, उस पे निशान नेगेशन ऑफ पी, यदि पी ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स है, यदि पी फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू है। ऐसे ही दूसरी तालिका है एंड के लिए, जैसे ऊपर बताया था कि पी क्यू, और फिर हम इसको पढ़ेंगे पी कंजंक्शन क्यू। दोनों ट्रू है तो ही ट्रू है, नहीं तो बाकी तीनों केसेस में वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ऐसे ही और के लिए, ऐसे ही इफ और देन के लिए, ऐसे ही इफ एंड ओनली इफ के लिए, और एक्सक्लूसिव ओ आर के लिए। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स, ये सारे के सारे ट्रुथ टेबल किसी भी गणितीय स्टेटमेंट्स जब एक हो और दो हो और उन दोनों को हमने जोड़ा हुआ हो किसी से, तो उसकी सत्यता और असत्यता के बारे में जानकारी देती है। अब इसके बाद आता है लॉजिकल इक्विवेलेंस, तार्किक समानता। दो प्रीपोजिशंस ए और बी को तार्किक रूप से इक्विवेलेंट यानी समतुल्य कहा जाता है। कब? यदि किसी भी सत्य कार्य असाइनमेंट के तहत उनका समान सत्य मान हो। जब ए और बी तार्किक रूप से समकक्ष होते हैं तो इसे ए लॉजिकल इक्विवेलेंट टू बी के रूप में लिखा जाता है।
सत्य तालिका के निर्माण से पूर्व सर्क की तार्किक तुल्यता को सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए P to Q लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ Q टू नेगेशन ऑफ P। और इसके लिए भी आपके सामने ये नीचे टेबल्स दी हुई है, इस ट्रुथ टेबल को हम स्टडी कर सकते हैं। अब उपरोक्त तालिका में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखा गया कि कॉलम 3 और 6 में सभी प्रविष्टियां समान हैं, इसलिए यह प्रस्ताव का प्रमाण है। एक प्रस्ताव या एक सूत्र जिसमें प्रत्येक असाइनमेंट के लिए सत्य मान T होता है उसे टोटोलॉजी कहा जाता है। एक प्रस्ताव या सूत्र जिसमें प्रत्येक असाइनमेंट के लिए सत्य मान F होता है विरोधाभास कहलाता है। एक प्रस्ताव या एक सूत्र जो न तो एक टोटोलॉजी है और न ही एक विरोधाभास है आकस्मिकता कहलाता है, यानी कंटिजेंसी कहलाता है। टोटोलॉजी विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो आकस्मिकता की सत्य तालिका दिखाया गया है। जैसे एक स्टेटमेंट है P, ये उसका नेगेशन है, उसके बाद P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P है, उसके बाद P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P है। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ये नेगेशन है। उसके बाद इसी तरह से आगे जो टोटोलॉजी है वहां आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों में ट्रू है और कॉन्ट्राडिक्शन में दोनों फॉल्स है। तो इस तरह से ये भी हम इसकी तालिका को समझ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी, एक ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक गैर रैखिक नॉन लीनियर डेटा है जिसमें नोड्स और एजेस होते हैं। नोड्स को वर्टिसेस कहा जाता है और एजेस को लाइन या आर्क कहा जाता है। एक ग्राफ G इज इक्वल टू VE वर्टिसेस एंड एजेस है। वर्टिसेस का समुच्चय है V और E एजेस का समुच्चय है। उदाहरण के लिए यदि वर्टिसेस का समुच्चय V बराबर 0 1 2 3 4 और एजेस का समुच्चय E 0 1 12 23 34 04 14 और 13 है, इस तरह के ग्राफ को रेखांकन द्वारा दर्शाया जा सकता है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसको आप वास्तव जो हमारी मैं बीच बीच में इसमें आपको लिंक दिखा रहा हूं, इन लिंक्स पर जाकर भी आप देख सकते हैं। ग्राफ थ्योरी पर ये जो वीडियो लिंक है। वास्तविक जीवन की कई समस्याओं को हल करने के लिए रेखांकन बहुत उपयोगी होते हैं। उनका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क और दूर संचार नेटवर्क जैसे नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ग्राफ का उपयोग लिंक्डइन, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्क में भी किया जाता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को वर्टिसेस या नोड द्वारा दर्शाया जाता है। और ये सामाजिक नेटवर्क नीचे दिए गए चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है। प्रत्येक नोड एक संरचना है जिसमें पहचान की आईडी, नाम, जेंडर और पते की जानकारी होती है। गूगल मानचित्र में दो स्थानों के बीच की सबसे छोटी दूरी का पता लगाने के लिए ग्राफ का उपयोग भी किया जाता है, जहां प्रत्येक स्थान को वर्टिसेस द्वारा दर्शाया जाता है। चित्र नीचे दिखाया गया है जिसमें गूगल मानचित्र का प्रतिनिधित्व किया गया होगा, किया दिखाया गया है। और आप भी जानते हैं कि आजकल मोबाइल में भी आप इस तरह के चित्र का जो है रूप देखते हैं। अब आता है हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स, आसन्न मैट्रिक्स। आसन्न मैट्रिक्स द्वारा एक ग्राफ का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ग्राफ G इज इक्वल टू V, N वर्टिसेस के साथ। इसके लिए आसन्न मैट्रिक्स A एक NXN मैट्रिक्स है, जैसे AIJ इज इक्वल टू 1। यदि VI से VJ तक कोई एज है और AIJ बराबर 0 है यदि कोई एज नहीं है। उदाहरण के लिए नीचे एक चित्र है, आप उस पर देख सकते हो कि मैट्रिक्स नीचे दिखाई हुई है और इसके अंदर ABCDE ये हमारे पास 5 कॉलम है और इसी तरह से इसमें जो हमारे को रो दिखाई हुई है वो 5 रोज दिखाई गई हैं और इनके नीचे इनके एलिमेंट्स भी शो किए हुए हैं।
प्रायोगिक विधि यह है कि निम्नलिखित ग्राफ के लिए आसन्न मैट्रिक्स की गणना करें। आसन्न मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, आपने इसमें जैसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को 0 1 2 3, इसमें हमारे पास 4 रो है और ऐसे ही 4 कॉलम जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से प्रायोगिक विधि 3.6 में भी जो बूलियन बीजगणित के नियम को है वो सिद्ध किया गया है, वहां आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे a जमा b बराबर b जमा a। अब नीचे दी गई सत्य तालिका इस बनाकर इस नियम को कैसे सिद्ध किया हुआ है आप देखिए, a की जगह 0 है, b की जगह 0 है, तो a जमा b वो भी 0 आ रहा है, b जमा a भी 0 आ रहा है, और इसी तरह से बाकी सभी रोज में भी हम इनको कर सकते हैं। इसी तरह से जो इसका बी पार्ट है उसमें भी इसको सिद्ध किया हुआ है। a प्लस a नॉट b इज इक्वल टू a प्लस b, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें a प्लस a नॉट b, a डॉट 1 प्लस a नॉट b, उसके बाद a एंड a b प्लस a नॉट b। यहाँ पर इसने जो साइड में दिखाया हुआ है आप देख रहे हो, किसी पे उसने एंड लॉ लगाया हुआ है, किसी ने और लॉ लगाया हुआ है, किसी पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और फिर कहीं जाके दोबारा से वही लॉज अप्लाई किए हुए हैं और ये दोनों समान सिद्ध किए हुए हैं। इसके बाद बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित के अंदर 19वीं सदी में अंग्रेजी गणितज्ञ जॉर्ज बुल ने विचारों के कुछ नियम लिखे और इन नियमों के आधार पर हम ये जो बूलियन बीजगणित है ये नाम उसको दिया गया। बूलियन बीजगणित द्विआधारी मूल्यों यानी कि बाइनरी वैल्यूज के हेर फेर के नियम हैं और यही नियम आज के आधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है और आधार बनाते हैं और पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम इसी पे काम करता है। एक बूलियन वेरिएबल एक बाइनरी वेरिएबल है जिसका मान 0 या 1 हो सकता है। बूलियन ऑपरेशंस लॉजिक ऑपरेशंस हैं जैसे नॉट, एंड और जो अभी आपने ट्रुथ टेबल्स पढ़ी थी, आप यहाँ भी कुछ सिमिलरिटीज देखेंगे उनसे। यहाँ बूलियन एक्सप्रेशंस एक लॉजिक एक्सप्रेशन है जिसमें बूलियन वेरिएबल और बूलियन ऑपरेशन शामिल होते हैं। बूलियन बीजगणित में विभिन्न नियम शामिल हैं जैसे एंड का नियम, और का नियम, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड का नियम जो नीचे दिया हुआ है इसके 4 नियम हैं। फर्स्ट लॉ है a डॉट o इजकल टू o, a डॉट 1 इजकल टू a डॉट a इजकल टू a, और फोर्थ है a डॉट इजकल टू 0। ऐसे ही और का भी यहाँ पर नियम दिया हुआ है और 4 नियम आपके सामने हैं। a प्लस o इजकल टू a प्लस 1 इजकल टू 1, a प्लस a इजकल टू a प्लस a डैश इजकल टू 1। और इसी तरह नोट का नियम है। नोट का नियम तर्क के नोट प्रचालन के नियम है। इन नियमों को पूरकता के नियम भी कहते हैं और ये 3 नियम हैं। और इसी तरह से जो कम्यूटेटिव नियम है, इन नियमों से हमें एंड और चरों की स्थिति बदलने की सुविधा भी मिलती है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा लॉ है a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। और इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तरह ही एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास है जो नीचे दिखाए हुए हैं। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और इन सभी नियमों से हमें पता चलता है कि जो एक्सप्रेशन है, विभिन्न पद होते हैं उनके गुणनखंड या गुणन की सुविधा मिलती है, वो किस तरह से है, ये नियम आप सारे नीचे देख सकते हैं। वितरण नियमों को या तो सत्य तालिका बनाकर या बूलियन बीजगणित के अन्य नियमों का प्रयोग करते हुए समीकरण को सरल बनाकर सिद्ध किया जा सकता है। सांख्यिकी विधियां माध्यक बहुलक होता है, विचलन होता है, वो भी हमारे पास यहाँ पर काम आती है। और सांख्यिकी विधियां गणितीय सूत्र, मॉडल और तकनीकें हैं जिनका उपयोग डेटा के विश्लेषण में किया जाता है। कई बार हमें किसी भी समस्या से संबंधित बहुत अधिक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल आंकड़ों को देखकर कोई उपयोगी निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन हो जाता है।
ऐसे मामलों में आंकड़ों के बड़े संग्रह से उपयोगी निष्कर्ष निकालने हेतु हम सांख्यिकी की कुछ विधियां उपयोग में लाते हैं। और इसमें सबसे पहला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। जब हमें बड़ी मात्रा में डेटा प्रदान किया जाता है तो कई बार हमें डेटा की जो केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की आवश्यकता होती है, और डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति को हम मीन, मीडियन और मोड यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक जैसे मापदंडों द्वारा माप सकते हैं। सबसे पहले माध्य जो आता है, इसे डेटा सेट के औसत मान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यदि आपको n डेटा मान दिए गए हैं तो आप नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करते हुए माध्य की गणना कर सकते हैं, जो कि है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn तक और डिवाइडेड बाई n। सूत्र में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा x इज इक्वल टू 1 टू n xi अपॉन n। तो ये उन सभी जो हमें डाटा दिया होगा उनका जोड़ और नीचे कुल जितना भी डाटा है वो उसके नंबर से भाग दिया जाता है, तो इससे माध्य निकल जाता है। माध्यिका है, माध्यिका निकालने के लिए भी हमारे पास नियम है कि हम दिए हुए डाटा को पहले या तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें या घटते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डेटा सेट में डेटा मानों की संख्या निर्धारित करें जो n के बराबर है, और मान ली यदि n विषम है तो माध्यिका मध्य संख्या है, यदि n सम है तो माध्यिका दो मध्य संख्याओं का औसत है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 1 से 10 तक की संख्याओं का आप माध्यक निकालिए तो 1 से 10 तक की संख्याएं कुल 10 हो जाती है। अब इसमें यदि हम माध्यक निकालेंगे तो एक तो 5वीं संख्या और एक छठी संख्या दोनों को लेकर, उन दोनों को जोड़कर उसको 2 से भाग देकर हम उसका मध्यमान निकालेंगे। लेकिन यदि 1 से 9 तक की संख्या का आप निकालना चाहेंगे तो उसका अलग तरीके से फिर निकलेगा। तो जितनी संख्या है, यदि संख्या वो सम है तो आप उसमें 2 लेंगे और उन दोनों मध्य संख्याओं का औसत निकलेगा, नहीं तो जो विषम है तो वो संख्या मध्य संख्या उसमें ले ली जाती है। ये आप नीचे इसमें निकाल सकते, जो आपको उदाहरण दिए वहां से समझ सकते हैं। इसके बाद ध्यान दें कि माध्य और माध्यिका संख्याएं डेटा सेट से नहीं है। माध्य और माध्यिका का केवल एक मान हो सकता है। माध्य अत्यधिक मूल्यों से प्रभावित होता है जबकि माध्यिका प्रतिरोधी होती है। इसके बाद आता है मोड यानी बहुलक। डेटा में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को हम बहुलक या मोड हम कहते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है कि संख्याएं दी हुई है 19, 19, 34, 3, 22, 10, 15, 25, 10, 6। तो इसमें आप सबसे ज्यादा जो संख्या जो रिपीट हो रही है वो कौन सी संख्या हो रही है? इसमें सबसे अधिक आने वाली संख्या जो है वो कौन सी दिखा रहे हैं हम? 10 है। लेकिन मैं अगर देख रहा हूं तो शायद इसमें जो 19 है वो भी इतनी बार आ रही है। 10 जो है मोड इन्होंने लिखा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो सकती है। इसमें अगर 10 3 बार होता तो हम मोड 10 करते, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 19 भी 2 बार है और 10 भी 2 बार है, तो मोड 19 भी हो सकता है। लेकिन अगर 10 को एक बार और लिख देंगे तो इसका मोड 10 है। यदि दो अलग अलग संख्याएं दिए गए डेटा में सेट में समान संख्या में दिखाई देती है तो उन दोनों को दिए गए डेटा सेट का मोड कहा जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 19 को भी इसका मोड कह सकते हैं। अब ध्यान दें कि जो मोड है वो हमेशा डेटा सेट की संख्या होती है, और यह भी संभव है कि मोड में 0 या 1 से अधिक मान भी हो सकते हैं। इसे 0 मोड, 1 मोड, 2 मोड और इसी तरह कहा जा रहा है। मीन, मीडियन और मोड के बीच में भी एक संबंध है जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब इसके बाद आता है विचलन। विचलन यानी कि अपने स्थान से किसी चीज का सरकना। तो विचलन का जो मान है, गणित के अंदर हम इसको दूसरे तरीके से परिभाषित करते हैं। विचलन का मान x और जो माध्य के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। विचलन डेविएशन जो है वो माध्य माइनस इसका जो माध्य होता है हमारे पास, जो x माइनस यू, x को यहाँ पर हम जो मान है वो मान लेंगे, और जो u है जो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है इसका माध्य, जनसंख्या माध्य। तो मुख्य मान में से माध्य निकाल रही है, उसका विचलन दिखा रहा है। तो विचलन को विचरण और मानक विचलन कहे जाने वाले मापदंडों द्वारा मापा जा सकता है। डेविएशन को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा भी माप सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास
सूत्र हैं जो गणित में हमारे पास आ जाते हैं 10वीं कक्षा में। यह इस बात का माप है कि डेटा सेट के मान औसत से कितनी दूर है। वर्ग विचलन ये स्क्वायर डेविएशन होता है, उसी तरह से औसत जनसंख्या प्रसरण पॉपुलेशन वेरिएंस होता है, जिसके लिए नीचे ये हमने फॉर्मूला दिया हुआ है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस xi माइनस माध्य x और इस सारे का स्क्वायर और अपॉन n। ये इसी तरह से नमूना विचलन का फॉर्मूला है और फिर नीचे मानक विचलन और नमूना मानक विचलन के लिए सूत्र दिए गए हैं। विचरण और मानक विचलन की गणना के भी चरण है कि कितने चरणों में हम इनकी गणना कर सकते हैं। जैसे पहला है विचरण और मानक विचलन की गणना के चरण। चरण 1 में दिया हुआ है, सबसे पहले आप माध्य ज्ञात करेंगे। चरण 2 में आप xi माइनस x बार की गणना करेंगे, अर्थात जो दिया हुआ डाटा है हर डाटा की जो वैल्यू है उससे कितना विचलन हो रहा है। फिर हम इस डाटा जो दिया हुआ है, जो डेटा सेट प्राप्त होगा हमें, प्रत्येक मान के लिए उसका वर्ग करेंगे। फिर इन सभी वर्ग अंतरों का हम योग करेंगे। 5वें स्टेप में विचरण प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतरों के योग को हम विभाजित करेंगे और छठे चरण में मानक विचलन s प्राप्त करने के लिए प्रसरण के वर्गमूल की गणना करेंगे। आप इसमें बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं, जो उदाहरण इसमें दिखाए हुए हैं। और इसी तरह से आप इसको जो सामने आपको ये समस्या दी हुई थी, इसमें मीन वेरिएंस और भिन्नता भी निकाल के दिखाई हुई है। इसके बाद आता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा ज्यादातर संख्याओं या मूल्यों के रूप में प्रकट होता है। ऐसे डेटा को समझना या व्याख्या करना मुश्किल है। डेटा की व्याख्या चार्ट या ग्राफ के रूप में डेटा की कल्पना करके की जा सकती है। एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट पैकेज का उपयोग करके हम डेटा को बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट के रूप में देख सकते हैं। चार्ट बनाने के लिए हमारे पास बहुत से चरण हैं। एक बार चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है और एक पाई चार्ट होता है। स्प्रेडशीट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में से एक नई वर्कशीट ओपन करें। उपयुक्त रो और कॉलमों में वर्कशीट में डेटा एंटर करें। वर्कशीट को उचित नाम से सेव करें। उसके बाद बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट के रूप में डेटा को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए माउस को ड्रैग करके डेटा सेल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5वें चरण में इंसर्ट और फिर चार्ट पर क्लिक करें और सिलेक्शन विंडो से मनचाहे चार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। 6ठे चरण में आप फिनिश बटन पर क्लिक करें। बार चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट के चयन के अनुसार डेटा को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। जो हमारे पास प्रायोगिक गतिविधि 3.10 दिखाई हुई है, इसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए डेटा मानों को बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट के ग्राफिक रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जो आप नीचे देख सकते हैं। इन तीनों में ये विधि दिखाई हुई है और आप देख सकते हैं अब कि जो बार चार्ट है और इसके बाद हमारे पास जो पाई चार्ट है और लाइन चार्ट है, वो चरण 1, 2 और 3 में प्रदर्शित किए गए हैं। अब हम जो हमने आज पूरा ये अभी चैप्टर पढ़ा, तीसरा, कि किस तरह से जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसके बाद आप अपनी प्रगति, आपने क्या पढ़ा, वो बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। जो नीचे ये प्रश्नावली दी हुई है, इसको आप स्वयं हल करें और अपनी प्रगति की जांच करें। यदि आपकी प्रगति इतनी नहीं है कि आप संतुष्ट हैं, तो आप दोबारा से इस चैप्टर का अध्ययन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।